साहित्य का उद्देश्य निबंध प्रेमचंद जी का है। यह निबंध प्रेमचंद के एक भाषण का लिखित रूप है। प्रेमचंद ने यह भाषण लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में दिया था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक लेखक शामिल हुए हैं। यह सम्मेलन सन 1936 में आयोजित हुआ था। इसे प्रेमचंद ने साहित्य के इतिहास की एक स्मरणीय घटना बताया है। प्रेमचंद जी का मानना है कि अब तक हिंदी और उर्दू के ऐसे सम्मेलन हिंदी या उर्दू भाषा के निर्माण प्रचार के लिए होते थे, जबकि यह सम्मेलन इससे आगे बढ़कर भावों और विचारों के प्रचार के लिए आयोजित किया गया है। इसके बाद प्रेमचंद ने साहित्य के स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार साहित्य वह लिखित रचना है जिसमें जीवन की सच्चाई प्रकट की गई हो, अर्थात मतलब साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसमें जीवन की सच्चाई प्रकट हो और जो हमारे भावों और विचारों को प्रभावित करे। मतलब ऐसा साहित्य होना चाहिए। साहित्य क्या होता है? जो हमारे भावों को विचारों को प्रभावित करता है। जैसे कि हम कोई भी कविता या कोई भी जैसे यथार्थ जीवन से संबंधित कविता या प्रेम से संबंधित कविता हो, वो कहीं ना कहीं हमारे भावों को प्रभावित करती है। यदि प्रेम से संबंधित हम कविता पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर प्रेम भावना जागृत करती है। तो कहीं ना कहीं साहित्य हमारे भावों और विचारों को प्रभावित करता ही है। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। इसके पश्चात प्रेमचंद 1936 से पूर्व साहित्य पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं, जिसमें कल्पना और मनोरंजन पर जोर दिया जाता है। उनका मानना है कि पहले साहित्य लोक रुचि के अनुसार चलता था। मतलब पहले का जो साहित्य था वो लोक रुचि के अनुसार होता था। जैसे पहले का जैसे बिहारी रीतिकालीन हम अगर काव्य की बात करें तो उसमें अपने राजाओं से संबंधित राजा को खुश उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के अनुसार साहित्य लिखा जाता था। उन वीर काव्य और मतलब जो भी उनकी प्रशंसा के लिए उनकी लोक रुचि के लिए साहित्य लिखा जाता था। लेकिन इस बार का साहित्य है वो लोक रुचि का निर्माण करता है, जो लोक रुचि का निर्माण करता है। उनके अनुसार साहित्य और नीति शास्त्र का उद्देश्य समान है, बस दोनों की विधि में अंतर होता है। नीति शास्त्री उपदेश से काम चला लेते हैं, जबकि साहित्यकार मानसिक अवस्थाओं और भावों के द्वारा अपनी बात कहता है। आज का लेखक कल्पना की उड़ान के बावजूद वास्तविक अनुभवों का चित्रण करना आवश्यक समझता है। उनका मानना है कि लेखक संघ में प्रगतिशील शब्द सही नहीं है, क्योंकि साहित्यकार तो स्वभाव से ही प्रगतिशील होते हैं और वह परिवर्तनकामी होता है। वह बुराइयों का समर्थन नहीं करता, बल्कि उनका विरोध करता है। उनके विरोध में साहित्य लिखता है और उसको ऐसा ही साहित्य लिखना भी चाहिए। प्रेमचंद जी के अनुसार कविता के भाव निरर्थक होते हैं, जिनमें जीवन के प्रति निराशा का भाव पैदा होता है। मतलब उनका मानना है कि कविता के बेभाव निरर्थक होते हैं, जो जीवन के प्रति निराशा पैदा कर देते हैं और मनुष्य को किसी अलौकिक सत्य में ही शांति दिखाई देती है। अलौकिक यानी परलोक, जो ईश्वर से संबंधित हो, केवल वो ही सत्य दिखता है। वो फैक्ट नहीं देखता, वो यथार्थ नहीं देखता, सिर्फ अलौकिक सत्य में ही शांति को महसूस करता है। इसी तरह वे यह भी मानते हैं कि अश्लील प्रेम कहानियाँ भी आज हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। इन तर्कों के द्वारा उन्होंने एक तरीके से भक्ति काव्य और रीति काव्य की प्रच्छन्न आलोचना की है। प्रेमचंद जी इसलिए वो कला को भी उपयोगिता की कला पर तौलते हैं। अतः उनके अनुसार साहित्यकार का लक्ष्य केवल अमीरों के लिए महफिल सजाना नहीं और ना ही मनोरंजन का सामान जुटाना होना चाहिए। प्रेमचंद जी जोर देते हुए कहते हैं कि ऐसा साहित्य कहलाने के लायक ही नहीं होता है। साहित्य तो देशभक्ति और राजनीति को मशाल की तरह सच्चाई का दर्शन कराने वाली शक्ति होती है। साहित्यकार की कामना सिर्फ धन संचय नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ इसलिए साहित्य लिखे कि उसे सिर्फ कमाना, अपना नाम, प्रशंसा, इन सब चीज़ों के लिए उसे साहित्यकार नहीं होना चाहिए। उसकी कामना सिर्फ धन संचय नहीं होनी चाहिए, वह ज्ञान का आराधक होना चाहिए और लक्ष्य सिर्फ ज्ञान यानी ज्ञान की आराधना करे, ना कि लक्ष्मी की। इसलिए साहित्यकार को कर्मशील होना चाहिए और वह कर्म की प्रेरणा दे, ताकि देश और दुनिया को बदला जा सके। साहित्य से स्वाधीनता की भावना का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। अब हमें सुनाने वाले या केवल मनोरंजन प्रदान करने वाले साहित्य की नहीं, अपितु जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है, क्योंकि अब और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। क्योंकि पहले का साहित्य था वो एक तरीके से मनोरंजन प्रधान था, तो वो ये कहते हैं कि अब हमें और मनोरंजन या सुलाने वाले साहित्य की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि यदि हम अपनी जो समकालीन जो परिस्थितियाँ हैं उनके प्रति चेतित नहीं होंगे, हमारे अंदर चेतना नहीं होगी कि क्या चल रहा है समाज में, हम केवल मनोरंजन, प्रेम, इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे, तो हम यथार्थ से कैसे अवगत हो पाएंगे। तो वो यही कहते हैं कि हमें प्रेरणादायक साहित्य की आवश्यकता है, ना कि मनोरंजन। हाँ, आपके साहित्य में कल्पना भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपने यथार्थ पर जोर देते हैं। यदि हम बात करें इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो प्रेमचंद जी जो ये निबंध है इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी से पहले का साहित्य का स्वरूप कैसा था, और प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, या प्रेमचंद जी की अनुसार साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, और या फिर साहित्य की अवनति के कारण क्या हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस निबंध से बनते हैं। तो इसमें जैसे कि इन्होंने बोला है कि साहित्य की परिभाषा, एक सर्वोत्तम परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो सर्वोत्तम परिभाषा यही होनी चाहिए प्रेमचंद जी के अनुसार कि वो जीवन की आलोचना हो, चाहे वह काव्य के रूप में हो, चाहे कहानियों के रूप में हो, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा साहित्य हो जो हमारे जीवन की आलोचना करे, ठीक है, गलत सही सारी चीज़ें। आलोचना का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ की रचना की, उसके गुण अवगुण सबसे हमें अवगत कराए। तो वो ये कहते हैं कि वो जो हमारे जीवन की आलोचना करें, उसकी व्याख्या करें। तो ये तो हो गई इनके अनुसार सर्वोत्तम परिभाषा। और ये बात करें, उनका मानना है कि साहित्य का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। वास्तविक उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो लोक रुचि का निर्माण करे, ठीक है, और उसमें यथार्थ जीवन का चित्रण हो, कल्पना या मनोरंजन या हमें सुनाने वाला साहित्य नहीं होना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बोला कि प्रेमचंद जी से पहले का साहित्य कैसा था, तो वो मनोरंजन प्रधान था और कल्पना, मतलब ऐसी प्रेम संबंधी, है ना, लोक रुचि के अनुसार लिखा जाता था। तो ये हो गए उससे संबंधित जो इसकी व्याख्या है। तो अब यदि हम बात करें इसकी व्याख्या पर, व्याख्या से जो महत्वपूर्ण अंश हैं मैं उन पे बात कर देती हूँ। तो पहला अंश है इसमें, यहाँ से है, परंतु हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेज़ी से बदल रही है, यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक है, जिससे वे हमारे भावों और विचारों में गति पैदा करता है। तो इसकी संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेमचंद के निबंध साहित्य के उद्देश्य से ली गई हैं। यह निबंध उनके भाषण का लिखित रूप है जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति के रूप में लखनऊ में 1936 में दिया था। क्योंकि उन्होंने यह भाषण सभापति के रूप में दिया था, इसीलिए इसका स्वर थोड़ा सा उपदेशात्मक है। यह उपदेश सभा में उपस्थित लेखकों के लिए था। हिंदू और इसकी यदि बात करें व्याख्या की, हिंदी और उर्दू साहित्य के विकास क्रम को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद यहाँ अपने विचार रखते हैं कि अब जनता और लेखकों की साहित्यिक रुचि में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। अब से पहले साहित्य को मन बहलावे का साधन मानने की धारणा प्रचलित थी। अब से पहले का जो साहित्य था वो मन को बहलाने वाला था, उसी के अनुरूप साहित्य लिखा जा रहा था। लेकिन अब साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन तो साहित्य से अब भी होता है, परंतु अब मनोरंजन के अलावा भी साहित्य का विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। इस प्रक्रिया में वे रीतिकालीन साहित्य की नायक नायिका की परंपरा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि साहित्य अब सिर्फ नायक नायिका के संयोग वियोग तक ही सीमित नहीं है, वह जीवन की मूलभूत समस्याओं पर भी विचार करता है तथा उन समस्याओं का हल भी बताता है। आगे प्रेमचंद जी फिर रीतिकालीन मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि मध्यकालीन साहित्य जैसे स्फूर्ति के लिए आश्चर्यजनक घटनाएं खोजने की और उनका चित्रण करने की प्रवृत्ति लेखकों में थी, वैसी प्रवृत्ति अब नहीं है। इसी तरह जिस प्रकार कविगण रचना को प्रभावी बनाने के लिए अनुप्रयास अलंकार का छटा बिखेर देते थे, वैसा अब नहीं किया जाता। प्रेमचंद जी अपने और अपने युग के अन्य लेखकों की रचनाओं को ध्यान में रखते हुए रेखांकित करते हैं कि आज का लेखक उन प्रश्नों और समस्याओं पर विचार करना पसंद करता है जिनका संबंध सभी व्यक्तियों से होता है। उनका यह भी मानना है कि साहित्य की कसौटी में अब बदलाव आ गया है। इस बदलाव का यह परिवर्तन को प्रेमचंद जी लक्षित करते हुए कहते हैं कि अब उत्कृष्टता की कसौटी अनुभूति की तीव्रता को माना जाता है, जो पाठकों के भावों और विचारों में सक्रियता पैदा कर सके, अर्थात वे कर्म में प्रवर्तित हो जाए, यानी वो कर्म को प्रधानता देते हैं। इस अंश में
प्रेमचंद जी साहित्य की यदि विशेष की बात करें तो इस अंश में प्रेमचंद जी साहित्य की परिवर्तनशीलता को उजागर करते हैं और वर्तमान में उसकी दशा और दिशा का वर्णन करते हैं। यदि बात करें दूसरे अंश की तो दूसरा महत्वपूर्ण अंश है जो हो तब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गाकर यहाँ से लेकर इसमें क्योंकि सुलाए नहीं क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। इसमें वही संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद जी के निबंध साहित्यिक उद्देश्य से लिया गया है और उसके बाद इस निबंध में उनके भाषण के लिखित रूप जो भी प्रेमचंद के भाषण का लिखित रूप है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे व्याख्या पे जो महत्वपूर्ण है, ये तो आप लिख भी लेंगे। इस प्रसंग में प्रेमचंद जी साहित्य के परस्पर विरोधी उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, फिर वे तुलनात्मक रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह तुलना विचार के स्तर पर है तथा काल के स्तर पर भी है। साहित्य के उद्देश्य को लेखक दो परस्पर विरोधी मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन है, किसी का मन उदास है या वह दुखी है तो प्रसन्न कर देना और या उसे हल्की फुल्की बातें में लगा देना। यदि उसे नींद नहीं आ रही है तो उसे लोरी गा के सुला देना। कभी कभी पाठक को रुला रुला कर उसका जी हल्का कर देना। यह साहित्य का काम केवल मन पर और अधिक विचारों का बोझ डालना है। वे ये भी मानते हैं कि चिंतन का भी बोझ होता है, इसलिए साहित्य चिंतन या विचार का दबाव पाठक पर न डालें। मतलब अब साहित्य का जो काम था वो बेसिकली क्या होता था कि वो लोरी गा के सुला देना। ये दो अलग अलग विचारों परस्पर जो मतभेद थे। पहला कुछ लोग मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य यदि किसी का मन उदास है तो उसे प्रसन्न कर देना, किसी की भावना को जागृत करना ऐसे, या किसी को लोरी गा गा के सुला देना, ऐसा था। लेकिन वो इसके अपोजिट बोलते हैं कि वे मानते हैं कि चिंतन का भी बोझ होता है। यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है तो भी ये भी एक तरीके का बोझ है, इसलिए साहित्य चिंतन का या विचार का दबाव पाठक पर ना डालना चाहिए। वह पाठक को कर्म के लिए प्रेरित करे। ये दूसरे वर्ग के जो लेखक मानते हैं कि वो पाठक को कर्म के लिए प्रेरित करे, उसे निठल्ला बनाए ना रखे। साहित्यकार अपने दुखों का वर्णन करे तो उसमें दुख को दूर करने की भावना उत्पन्न ना करे। उसमें उसके गम को पाठक भी पीता है और ये जो पीना होता है ये नशे जैसा होता है। साहित्य के उद्देश्य की यह धारणा मध्यकालीन साहित्य की थी जिसका प्रेमचंद खंडन करते हैं। इन धारणाओं से वे सहमत नहीं थे। मतलब ये जो दो विचारधाराएं थी इन दोनों का खंडन करते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं, वे स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन और विलासिता के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। उन्होंने साहित्य की अपनी कसौटी प्रस्तुत की है जिसे वे उनके समय के और आगे के साहित्य के लिए सार्थक समझते हैं। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ साहित्य में उच्च चिंतन होना चाहिए, अर्थात साहित्य में विचार सामग्री की बहुलता होनी चाहिए। वह सिर्फ भावुकता की सृष्टि ना करे, उसमें पर्याप्त विचार भी होना चाहिए। वे विचार नैतिक दृष्टि से उच्च होने चाहिए। साथ ही भाव के स्तर पर ऐसा साहित्य स्वाधीनता को स्थापित करे। यह स्वाधीनता व्यक्ति के साथ समाज और देश की स्वाधीनता से जुड़ा होना चाहिए। हालांकि प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा है या लिखा है, परंतु उनका तात्पर्य देश की स्वाधीनता से ही जुड़ा हुआ है। फिर वे कि साहित्य केवल मनोरंजन और विलासिता के उन्होंने साहित्य की अपनी कसौटी प्रस्तुत की है जिसे कि साहित्य के लिए सार्थक समझते हैं। उनकी दृष्टि दान होना चाहिए। उनकी दृष्टि में दान होना चाहिए, अर्थात साहित्य में विचार सामग्री की नर्व भावुकता की सृष्टि ना करे, उसमें पर्याप्त विचार भी दृष्टि से उच्च होना चाहिए। साथ ही भाव के स्तर को स्थापित करे। यह स्वाधीनता व्यक्ति के साथ समाज। तो यहाँ हमने दो तरीके के विचारों को देखा। पहले जो बोलते हैं कि साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन है और यदि किसी का मन उदास है या वह दुखी है तो उसे प्रसन्न कर देना है, उसे हल्की फुल्की बातों में लगा देना है। यदि उसे नींद नहीं आ रही है तो उसे लोरी की तरह गाकर उसे सुला देना है। कभी कभी पाठक को रुला रुला कर उसका जी हल्का कर देना, ये साहित्य का काम है। साहित्य का काम मन पर और अधिक वैचारिक बोझ डालना नहीं है। वे ये भी मानते हैं कि चिंतन का भी बोझ होता है, इसलिए साहित्य का चिंतन का या विचारों का पाठक पर बोझ न डाले और वे पाठक को कर्म के लिए प्रेरित ना करे, उसे निठल्ला बनाए रखे। साहित्यकार अपने दुखों का वर्णन करे तो उसमें दुखों के भावना से जो भी दूर करने की भावना है वो उत्पन्न ना हो। उसके गम को पाठक पीता है और यह
पीना नशे जैसा होता है। इसलिए साहित्य का उद्देश्य है कि ये धारणा थी, साहित्य के उद्देश्य की जो धारणा थी, ये मध्यकालीन साहित्य की थी, जिसका प्रेमचंद जी खंडन करते हैं। और वे इन धारणाओं से वो सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि वो स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन और विलासिता के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। उन्होंने साहित्य की अपनी कसौटी प्रस्तुत की है, जिसे वे उनके समय के और आगे के साहित्य के लिए सार्थक समझते हैं। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ साहित्य में उच्च चिंतन होना चाहिए, अर्थात साहित्य में विचार सामग्री की बहुलता होनी चाहिए। वे सिर्फ भावुकता की सृष्टि ना करें, उसमें पर्याप्त विचार भी होना चाहिए। वे विचार नैतिक दृष्टि से उच्च होने चाहिए, साथ ही भाव के स्तर पर ऐसा साहित्य स्वाधीनता को स्थापित करे। यह स्वाधीनता व्यक्ति के साथ समाज और देश की स्वाधीनता से जुड़ा होनी चाहिए। हालांकि प्रेमचंद ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, परंतु उनका तात्पर्य स्वाधीनता से ही जुड़ा है। फिर वो चाहे उसमें सिर्फ बाहरी सौंदर्य ही ना हो, सिर्फ चमत्कार का सौंदर्य ना हो, बल्कि जिसमें सौंदर्य का सार तत्व हो, उसकी आत्मा सर्जन धर्मी हो, वह नव निर्माण का आकांक्षी होना चाहिए। और यह सब तभी होगा जब उसमें जीवन की सच्चाई प्रकाशित होगी। अर्थात साहित्य यथार्थवादी होना चाहिए। ऐसा साहित्य ही श्रेष्ठ साहित्य होता है। वे जोर देते हुए कहते हैं कि अपने प्रभाव में यह साहित्य पाठकों के मन में गति पैदा करे, संघर्ष और बेचैनी की आकांक्षा पैदा करे। साहित्य हमें सुलाने वाला, आराम देने वाला, निश्चिंतता का भाव पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेमचंद जी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। इसी तरह यदि विशेष की बात करें तो इस तरह प्रेमचंद एक आंदोलनकारी की तरह साहित्य की सक्रियता और परिवर्तनशीलता का समर्थन करते हैं। और इसकी यदि PDF चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से ले सकते हैं।